नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। चुनावी साल हो और नेतागिरी न हो, ऐसा हो नहीं सकता। बेतुके बयान, वोटर्स को बांटने की कोशिश, जाति और धर्म का खेल, और इन सब के बीच पीछे छूटता है विकास। यूपी विधानसभा चुनाव होने में महज 1 साल का वक्त बचा है और ऐसे में एक बार फिर देश के सबसे बड़े सूबे में टोपी पर सियासी भूचाल आ गया है। बयान बहादुरों की बयार आ गई है। नेता लोगों को लुभाने के लिए अब टोपी बदल रहे हैं, कुछ पाला बदलने में लगे हैं। मकसद बस एक है, किसी तरह 2022 में नैया पार लगाई ली जाए। बजट सत्र में राज्यपाल के भाषण पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर जमकर बरसे। सीएम ने कहा कि अलग अलग रंग की टोपियां ड्रामा कंपनी की तरह लगती हैं। 2.5 साल का बच्चा टोपी पहने व्यक्ति को गुंडा समझता है। नेता प्रतिपक्ष पगड़ी पहनकर आते तो मैं उनका स्वागत भी करता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, सुनिए। एक नई परिपाटी बन गई है और महोदय, मैं तो आपसे भी इस बात की अनुरोध करूंगा, इस बात की अपील करूंगा कि कभी हमारी इस विधायिका को लोग ऐसा ना मान ले कि ये कोई ड्रामा कंपनी है। कोई लाल टोपी, कोई नीली टोपी, कोई पीली टोपी, कोई हरा टोपी पहन करके आकर के एक नई परिपाटी शुरू हो गई है। ऐसा तो कभी नहीं होता था, ड्रामा पार्टी में हम लोग देखते थे, लेकिन यहां पे एक नई परिपाटी शुरू हो जाती है। पता नहीं ये लोग घर में पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं। एक बार एक घटना हुई, और मैं सही बता रहा हूं नेता प्रतिपक्ष जी, मैं आपको, लेकिन उसके बाद हमारे भाषण क्या होते हैं कि राज्य क्या क्या सत्ता पक्ष का ही है क्या, कि राज्य आपका नहीं है क्या, राज्य के प्रति क्या केवल किसी पक्ष का दायित्व है, आपका कोई दायित्व नहीं है क्या। जब आप लोग बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अपराध हो रहा है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं, और एनसीआरबी की घटनाओं को तोड़ मरोड़ करके जो हम प्रस्तुत करते हैं, तो देश और दुनिया के अंदर हम मैसेज कर देते हैं। वहीं जवाब में अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, ये भी सुनवाते हैं आपको। तो टोपी वाली बात कर रहे हैं, टोपी क्यों घबराते लाल टोपी से? किस बात का डर है लाल टोपी का? और लाल टोपी तो आपने भी लगाई है। अभी मैं गूगल करके कई तस्वीरें, मैं कहूंगा अपने साथी से कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाओ जिसमें खुद टोपी लगा के घूम रहे हैं। जो मुख्यमंत्री खुद टोपी लगा रहे हैं वो टोपी को गाली दे रहे हैं, और वो भी लाल रंग की टोपी लगाए हैं। वो तो टोपी वाली बात कर रहे हैं। तो आपने अखिलेश यादव का पलटवार भी सुना। अखिलेश यादव ने कहा कि इनकी पार्टी के भी कई लोग टोपी लगाते हैं, टोपी से इतनी परेशानी क्यों है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टोपी को लेकर निशाना साधा और पूछा कि क्या जिस तरह से टोपी का इस्तेमाल लोग करते हैं, घरों में भी इसी तरह से टोपी पहनते हैं। और सीएम के तंज से इसके बाद विपक्ष की परेशानियां भी झलकी, बयानबाजी भी दिखी है। पार्टियों की पहचान टोपी तक सीमित हो गई है क्या, सवाल ये भी है। और मुख्यमंत्री ने यह जिक्र किया कि बच्चे आजकल टोपी वालों को गुंडा समझते हैं। तो टोपी से संदेश क्या है, और खास तौर पर अब जब चुनावी साल शुरू हो चुका है, 1 साल का वक्त बचा है, दरअसल आखिरी साल चल रहा है सरकार का, ऐसे में टोपी बदलने वाला सिलसिला भी शुरू हो चुका है। पार्टियों की पहचान बन रही टोपी को लेकर मुख्यमंत्री ने तंज कसा और कहा कि टोपी पहनने से अच्छा पगड़ी पहने, और पगड़ी पहनकर लोग आते तो मैं उनका स्वागत भी करता। अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया। अखिलेश यादव ने कहा कि टोपी पहनने से आखिर दिक्कत क्या है। सीएम ने तंज कसा, टोपी को लेकर अब सियासत शुरू हो चुकी है। हालांकि इससे पहले भी टोपियों को लेकर सियासत दिखी है। कांग्रेस सेवा दल से लेकर आरएसएस तक की टोपियों पर टिप्पणियां की गई और जवाब पलटवार का दौर भी देखा गया है। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में जिस तरह से टोपी को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा, उसके बाद विपक्ष ने भी पलटवार किया है। पार्टियों की पहचान बन रही टोपी पर सवाल उठाए गए और सीएम योगी आदित्यनाथ ने तीखा तंज कसा है। तो टोपी का ये प्रेम कैसा है, और जो टोपी बदलने का सिलसिला शुरू हो चुका है, इसको लेकर भी तंज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कसा है। पार्टियों की पहचान बन रही टोपी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टोपी वाली सियासत को लेकर पलटवार किया। चलिए इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान कनेक्ट हो चुके हैं। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अभिषेक वाजपेयी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे,
और साथ साथ रजा रिजवी जी, वरिष्ठ पत्रकार, प्रदेश की नब्ज को बेहतर तरीके से समझने वाले। रजा जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टिप्पणी की टोपी बदलने वालों को लेकर भी और टोपी पहनने वालों को लेकर भी, हालांकि विपक्ष का करारा पलटवार भी सामने आया। इसे किस तरह से देखते हैं? प्रदेश में अब चुनावी साल आने वाला है और उसको लेकर टोपी वाली सियासत भी शुरू हो चुकी है। रजा जी, देखिए, ऐसा है, ये सही है कि ये जो बजट सत्र है और खासकर जो ये बजट सत्र है, ये जो है इस बजट में उत्तर प्रदेश सरकार का कहा जाएगा तो ये 5वां और इस सत्र का अंतिम बजट कहा जाएगा। अब जो सरकार आएगी वो बजट पेश करेगी। भारतीय जनता पार्टी आएगी तो वो बजट पेश करेगी, सपा आएगी तो वो पेश करेगी, बीएसपी आएगी तो वो पेश करेगी, कांग्रेस आएगी तो वो पेश करेगी, जो भी सरकार आएगी वो पेश करेगी। लेकिन ये सही है कि इस बजट में बहुत ही अच्छे तरीके से मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी है और उसका कटाक्ष, जो टोपी की बात रखी मुख्यमंत्री ने, उसका कटाक्ष भी 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश यादव जी ने दिखा दिया कि भाई एक वीडियो चलाई वहां पर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और दिखाया कि मुख्यमंत्री भी जो है वो लाल रंग की टोपी पहने हुए हैं। तो एक पत्रकार ने कहा भी कि साहब वो टोपी ये नहीं है जो समाजवादी पार्टी की टोपी है। तो अखिलेश ने कहा कि भाई ये कलर तो वही है, जबकि कैप पहने हुए थे मुख्यमंत्री जी, टोपी नहीं पहने हुए थे। तो वो उन्होंने दिखाया कि टोपी के बारे में बात हो रही है। दूसरे, आज मुख्यमंत्री ने हाउस में एक बहुत अच्छे तरीके से एक बात कही उन्होंने कि साहब एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो उत्तर प्रदेश से भी जीत के गए हैं और वो केरल में जाकर के उत्तर भारतीय लोगों की मजम्मत कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं। तो ये जैसे ही बोल ही रहे थे तब कांग्रेस के लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया और चिल्लाना शुरू कर दिया कांग्रेस के लोगों ने। तो उसके कुछ ही क्षण के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि साहब ये कहावत बिल्कुल सही है कि मैंने यहाँ किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नाम नहीं लिया, मैंने कभी नाम नहीं लिया, बिना नाम लिए मैंने कहा। लेकिन उस पर कांग्रेस वाले जो है जोर जोर चिल्ला रहे हैं। तो ये बिल्कुल चरितार्थ है कि जो है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी मैंने किसी का नाम भी नहीं लिया और ये लोग जो है विरोध कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी, जाहिर सी बात है कि वहां अमेरिका के बच्चों जो आए हैं, जो उनसे संबोधित करके कह रहे हैं और लोगों से भी कह रहे हैं कि साहब जो केरल में मुझे एक तरीके से मुद्दों की राजनीति करने का सिलसिला दिख रहा है, उत्तर प्रदेश में वो राजनीति, उत्तर भारत में वो राजनीति नहीं है। तो हमें लगता है कि वो उत्तर भारतीय लोगों को एक तरीके से कंडम कर रहे हैं, उनके बात में छुपा हुआ है। अनुराग भदौरिया जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मुख्यमंत्री ने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस का निशाना साधने में समाजवादी पार्टी सबसे पहले थी। आखिर ऐसी क्या वजह आप मान रहे हैं कि ये हमला आप पर था, टोपी को लेकर, जो मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बयान दिया आज? देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि प्रदेश की और देश की जो समस्या है उस पर बात करें। एक बार भी उन्होंने जिक्र नहीं किया कि महिलाओं पे जो अत्याचार लगातार बढ़ता चला जा रहा है, आपने देखा हो किस तरह से महिलाओं का अत्याचार उत्तर प्रदेश में बढ़ा है। एक बार भी उन्होंने उनके बारे में बात नहीं की। किसान जो आप हमारे उत्तर प्रदेश में बॉर्डर पे बैठा है, 150 से ज्यादा किसानों की मौतें हो गई, एक बार भी किसानों के बारे में उन्होंने नहीं कहा। एक बार भी ये भी नहीं बोला कि किसानों की संवेदनाएं व्यक्त कर देते कि हम किसानों के घर जाएंगे, जिन किसानों की मौतें हुई हैं उनके घर चले जाएंगे। तो किसान भी तो हिंदुस्तानी है, उत्तर प्रदेश का ही है। किसान हो या पूरब का हो, पश्चिम का हो या उत्तर का हो, दक्षिण का हो, किसान तो किसान है। एक बार भी उन्होंने उस पर चर्चा नहीं की। एक बार भी उन्होंने नहीं बोला कि हम किसान की जो मौत हो रही हो मेरी जिम्मेदारी है, हम उनके लिए हैं यहाँ पे। दूसरी बात, अब तक तो भारतीय जनता पार्टी जाति धर्म की राजनीति कर रही थी, अब तो रंगों की भी राजनीति करने लगी। कह रहे थे ये हरा रंग, नीला रंग, पीला रंग, नीला रंग, क्या क्या रंग गिना रहे थे। मैं तो उससे पूछना चाहता हूँ कि अब तो होली है, पवित्र त्योहार आने वाला है, ये हमारा पवित्र रंगों का त्योहार है। यहाँ पे एक दूसरे से लोग गले मिलते हैं, एक दूसरे का रंग एक दूसरे में समा जाता है, और आप रंगों की राजनीति करने लगे, रंगों का अपमान करने लगे। अरे लाल रंग का अपना महत्व है, हरे रंग का अपना महत्व है, नीले रंग का अपना महत्व है, और खासकर पीले रंग का तो अपना महत्व है, उसको ही भूल गए आप।
उसका भी अपमान करते रहे, आप रंगों का अपमान करते रहे कि ये रंग को आप व्यंग में देख रहे थे। ये रंग हमारी पहचान है देश की। हमारा देश कई रंगों से बना हुआ है और आप कम से कम जाति धर्म के बाद अब रंगों की राजनीति तो मत कीजिए। इतना तो मत गिर जाए भारतीय जनता पार्टी के आप जाति धर्म के अलावा रंगों की राजनीति करने लगे। और कम से कम रंगों के साथ साथ पवित्र होली का भी अपमान हो कि भाई होली में तो रंग एक दूसरे पे डालते ही ना तरह तरह के रंग, तो आप तो होली का भी होली के रंग का भी आप अपमान करने लगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि उनको मुद्दों पे रहना चाहिए। मुद्दा क्या है समाज के अंदर में? आप बजट पेश कर रहे थे, समाज के अंदर मुद्दा है बेरोजगारी, जिसपे आपने चर्चा नहीं की। महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमत इतनी बढ़ी हुई है, एक बार आपने नहीं बोला जब पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ती है तो किसान का जो पैदावार उसमें भी बढ़ जाती है। हमारी जो रिलेटेड वस्तुएं हैं, जो हमको जिसको कहते हैं आवश्यक वस्तुएं हैं, खाद्य पान की वस्तुएं, उनके भी दाम बढ़ जाते हैं। तो आप उसकी भी चर्चा आपने नहीं की। आपने ये भी नहीं देखा कि यहाँ पे जो यूथ बेरोजगार है उनके बारे में दो बात कर देते कि आत्महत्या कर रहा है, उसके बारे में भी आप चर्चा कर लेते। ठीक है। कुल मिलाकर समाज के मुद्दों से भटका के आप रंगों की राजनीति करते रहे, जाति धर्म की बात करते रहे, आप व्यंग्य करते रहे, लेकिन समाज के असली मुद्दों पे आपने बात नहीं की। ये उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देता कि आप जब समाज। ठीक है अनुराग जी, मैं लौटता हूं आपके पास। अभिषेक जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। कांग्रेस पार्टी का भी नाम मुख्यमंत्री ने नहीं लिया, लेकिन इसके बावजूद हंगामा दिखा जब अप्रत्यक्ष तौर पर निशाना साधा गया था। ऐसी क्या वजह मान रहे हैं आप? इसका रुख हम करेंगे, आपका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। अखिलेश यादव ने अपनी प्रोफाइल बदल दी है। टोपी की लड़ाई अब सोशल मीडिया तक आ गई है। अखिलेश यादव ने प्रोफाइल पिक्चर और कवर पिक्चर दोनों चेंज कर दी। ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज के साथ। सीएम के टोपी वाले बयान के बाद प्रोफाइल पिक्चर बदल दी गई है। अगर रंगों पर राजनीति का आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है तो फिर ये बदलाव की कोशिश क्यों की गई, ये जरूरत क्यों पड़ी, सवाल ये भी है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की, टोपी की लड़ाई सोशल मीडिया तक आ गई है। चलिए, डॉक्टर सुभाष चंद्र शर्मा जी भी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। लेकिन अभिषेक जी, सवाल मेरा पहले आपसे है, कांग्रेस का बिना जिक्र लिए मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया, इसके बावजूद कांग्रेस की तरफ से हंगामा क्यों दिखा? देखिए आयुष जी, सबसे पहली बात यह है कि एक मुख्यमंत्री हाउस में समय कैसे बर्बाद कर रहा है, आप ये देखिए। जो मुख्य मुद्दे उनको छोड़ करके आप जाति धर्म टोपी के नाम पे लेकर के आप आ गए। आप इकलौते सांसद वो है फिलहाल के तौर पे, जब राहुल गांधी जी वो केरल गए, वो किसी पार्टी का डिसीजन होता है, किसी प्रतिनिधि का डिसीजन होता है कि वो कहां से चुनाव लड़ेगा, कहां से नहीं लड़ेगा। ये किसी दूसरे पार्टी को बोलने का इसमें कोई हक नहीं है। और मैं भारतीय जनता पार्टी पूरी पार्टी को बोल रहा हूं कि वो एक शब्द दिखा दे क्या अपमान किया। दूसरी बात, तीसरी बात आप ये देखिए, ये वही लोग हैं जो आजादी के पहले अवसर तलाशते थे। ये अंग्रेजों की गुलामी करके उनको यहाँ पे देशभक्तों की मुखबिरी करते थे, ये भूल गए। और अभी योगी आदित्यनाथ जिस सम्मान के देश विदेश के मैसेज की बात कर रहे थे, तब भारतीय जनता पार्टी कहां चली गई थी कि उस व्यक्ति को सीएम बनाया जिसके ऊपर आपराधिक मुकदमे चल रहे थे। तब छवि धूमिल नहीं होती थी। इस बारे में इनको सोचना चाहिए था। बोलने से देखिए होता क्या है कि हम क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं और क्या करते हैं, ये बहुत बड़ा निर्णय लेता है देश और प्रदेश सबके लिए। ये क्या मैसेज जाएगा दूसरों के लिए। आप हाउस में बोलते अभिषेक जी, मैं रोकता नहीं हूं पहली टिप्पणी पर, लेकिन अगर इतनी जागरूक राजनीतिक पार्टियां होती तो संसद में 28% से ज्यादा क्रिमिनल केस वाले सांसद न बैठे होते। ये अच्छा है, बोलते हुए अच्छा लगता है, सुनते हुए बेहद ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन आप राजनीतिक पार्टियां इसे इंप्लीमेंट कर दे तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। आयुष जी, चलिए ठीक है, बात पूरी करिए। जब भारतीय जनता पार्टी को सत्ता चाहिए होती है तो दूसरी पार्टी के लोगों को तोड़ करके अपनी पार्टी में मिला देते हैं। उनके लिए ये कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन आपराधिक है कौन क्या है। आप बंगाल का उदाहरण देख लीजिए, बंगाल में गए हैं, वहां के लोगों को तोड़ करके अपनी पार्टी में मिला रहे हैं। अब वहां पे क्या है, तब जो टीएमसी में लोग होते थे आज भारतीय जनता पार्टी में हो गए, मतलब दूध के धुले हो गए और गंगा जल डाल के उनको पवित्र कर दिया गया। अभिषेक जी, मैंने वही कहा कि अच्छा लगता है ये सारी चीजें सुनकर, लेकिन राजनीतिक पार्टियां अगर इसे अपना लेंगी और ज्यादा अच्छा लगेगा। डॉक्टर सुभाष जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। टोपी पहनने से दिक्कत क्या है, किस कलर की कौन टोपी पहनता है, इससे दिक्कत क्या है, और कांग्रेस का कहना यह है कि राहुल गांधी से दिक्कत क्या है? देखिए, हमें कोई दिक्कत किसी की टोपी से, किसी के रंग से नहीं है।
कल श्री राहुल गांधी ने वायनाड में एक बयान दिया जो बहुत निंदनीय बयान मैं मानता हूं। उनके सारे परिवार को पिछले 50 वर्षों से उत्तर भारत ने और उत्तर प्रदेश ने एक मान दिया है। एक मान दिया है। श्री राहुल गांधी पिछले 15 वर्षों से अमेठी से सांसद रहे हैं। उनकी माताजी सोनिया गांधी राहुल यहां से रायबरेली से रही है। उनकी नानी यहां से उत्तर प्रदेश से सांसद रही है, प्रधानमंत्री बनी है। उनके पड़नाना शुरुआत में फूलपुर से रहे हैं। ऐसे 50 वर्षों से जिस उत्तर भारत ने और उत्तर प्रदेश ने विशेष रूप से उनके परिवार को राजगद्दी पर बैठाया, आज उन्हें वो नासमझ लगने लगे। ये बहुत बचकाना बयान है, ये बहुत निंदनीय बयान है और एक प्रकार से उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को उनका अपमान करने वाला भी बयान है। और मैं ऐसा मानता हूं कि जो व्यक्ति 15 वर्ष से पार्लियामेंट के अंदर है, वो क्या वो आज भी अपने बचकाने बयान दे सकता है? वायनाड में चले गए तो उन्हें लगा कि वहां पे अपने ईसाइयों में जाकर वो जो उनके संस्कार हैं बेसिकली, अरे बयान का सीधा अर्थ ये है कि उत्तर भारत के लोगों को यह समझ नहीं है उनकी बातें समझने की। बयान ये दिया। कौन कहता है कि उत्तर भारत के अंदर लोग ना समझ हैं? और इससे बड़ा अपमान क्या होगा उत्तर प्रदेश का? केरल में क्यों भाग गए अमेठी छोड़कर? ठीक है, अभिषेक जी सुन लेते हैं। ठीक है, अभिषेक जी सुन लेते हैं। ठीक है, अमेठी के ठीक है, अभिषेक जी सुन लेते हैं। बट ठीक है, अभिषेक जी बारी बारी से बात रखेंगे। ठीक है, कुछ उन्होंने किया है और आज वायनाड अभिषेक जी सुन लेते हैं। वाली चर्चा नहीं चली, सुनिए पहले। ठीक है, सुन लीजिए अभिषेक जी, सुन लीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सुन लीजिए। वो अपने पक्ष रख रहे हैं, उसके बाद आप कहिएगा। डॉक्टर सुभाष बात पूरी करिए जल्दी से। और मैं अपनी बात ये पूरी कर रहा हूं। हमें किसी के रंग से, हमें किसी अन्य बात से कोई ऐतराज, हमें किसी की टोपी से कोई ऐतराज नहीं है। कोई लाल पहने, हरा पहने, लेकिन 2014 के बाद में जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं और योगी जी पिछले 4 वर्षों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, ये लगातार चुनाव हारते हुए और हताशा और निराशा में ये बयान उल्टे सीधे देने लगे हैं कि कोई भी बिल, कोई भी बात, कोई भी सरकार ये प्रदेश की जनता के लिए, देश की जनता के लिए कार्य करेगी। अनुराग भदौरिया, मैं आपकी बात आ रहा हूं। ठीक है अभिषेक जी, ठीक है अभिषेक जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है अभिषेक जी, सुनना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, मैं आपके पास आऊंगा, बोलिएगा। अनुराग जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अगर रंगों का इतना महत्व नहीं है, रंगों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो फिर जैसे ही आज सदन में ये बयान दिया गया, उसके बाद अखिलेश यादव को अपनी टोपी वाली प्रोफाइल पिक्चर लगाने की जरूरत क्यों पड़ गई? और जब आप ये कहते हैं कि रंग बटे हुए नहीं है, रंगों पर किसी का हक नहीं है, हर रंग सबके हैं, तो फिर लाल रंग का ही यहाँ पर टोपी आप लोगों को क्यों लगानी पड़ी? रंगों का एक संदेश तो है, रंगों के जरिए एक मैसेज तो है, वो मैसेज आप भी कन्वे करने की कोशिश करते हैं, बीजेपी भी वही करती है, फिर अलग कहाँ हुआ? आप मेरी बात नहीं समझ पाए। मैंने क्या बोला आपसे? मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी अभी तक जाति धर्म की राजनीति करती थी, अब रंगों की भी राजनीति करने लगी। रंगों के, हमने कहा ना, होली जैसे पवित्र हमारे त्योहार का भी अपमान कर रही है, रंगों का अपमान। आपने सारे रंग ला दिए, लाल हो, हरा हो, नीला हो, पीला हो, पीले रंग का भी आप अपमान कर रहे हैं। कमाल है भाई, सोचिए आप, भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत की भी दाद देनी पड़ेगी। मैंने आप रंगों के अपमान करेंगे, रंगों की भी राजनीति शुरू कर देंगे। आप समाज के अंदर में गिना तो नहीं पाए कि किस तरह से यहाँ उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ा हुआ है। आप महिलाओं के सम्मान की बात तो नहीं बता पाए कि आपने यहाँ शक्ति मिशन भी चलाया, आपने यहाँ पे रोमियो स्कर्ट भी चलाया, फिर भी लगातार उन्नाव जैसी दुर्दांत घटना हो गई, फिर भी यहाँ पे बदायूं जैसी महिला के साथ अत्याचार हो गया, फिर भी हाथरस जैसी घटना हुई हो जिसमें आप बचाते घूम रहे थे। बाद में तो करो सुख मनाओ हमारे सीबीआई का, जिसकी वजह से चार्जशीट फाइल हुई। आपने यहाँ पे एक बार भी किसानों का जिक्र नहीं किया। 150 से ज्यादा किसानों की मौत होगी, तो क्या किसान को आप हिंदुस्तानी नहीं समझते या उत्तर प्रदेश का नहीं समझते, या किसान को आप अपना समझते ही नहीं हो? अनुराग जी, अगर आपको ये लगता है कि रंगों पर राजनीति इतनी ही हल्की है, तो फिर उस पर पलटवार करने की जरूरत क्यों थी? और साथ साथ सोशल मीडिया पर जो प्रोफाइल पिक्चर आप लोगों ने बदला, आपके नेता ने बदला, ये नौबत क्यों आई फिर? प्रभु, हमारे लिए लाल टोपी घमंड है, भारतीय जनता पार्टी के लिए डर है। सुन लीजिए, उनको डर लगता है, और टंकी की चोट पे मैं हरा कुर्ता पहनता हूँ। नहीं, अखिलेश जी ने अभी अपनी टोपी, अखिलेश जी ने अपनी प्रोफाइल क्यों बदल ली? किसी के कहने से आपने टोपी क्यों बदल ली? क्यों बदल ली? अभी डॉक्टर साहब सुन लेते हैं। में कि अखिलेश जी ने क्यों बदल ली भाई टोपी? भैया
अरे पढ़ लिख के आते हो कि नहीं आते हो? आप तो उम्रदरार आदमी हैं, कम से कम बोलने तो दीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला, आपका सम्मान कर रहा हूं तो आप बीच में बोल पड़े। आपको लाल टोपी रोज ही पहन के बैठते दिखाई नहीं देता? चश्मा का दूसरा भिजवा दें आपको, चश्मा लगा के देखा करो। मैं रोज हरा कुर्ता पहन। अनुराग जी आपसी टिप्पणी में नहीं जाएंगे। जो मेरा सवाल था कि अगर ये जो कोशिश की गई, जो बयान दिया गया इतना हल्का था, तो इस पर आप लोगों को रिएक्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हो या सोशल मीडिया पर पिक्चर बदलने के जरिए हो? मैंने क्या बोला कि लाल टोपी से भाजपा को डर लगता है, समाजवादियों को घमंड है, क्योंकि हम सदियों से, जब से समाजवादी पार्टी बनी है, लाल टोपी हम लगाते हैं। सदियों से समाजवादी पार्टी बनी पहनता है, ठीक है। हाँ। अनुराग भदौरिया हरा कुर्ता पहनता है, तो हम हर रंग का सम्मान करते हैं। हमने ब्लैक भी ऊपर पहना हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी रंगों की राजनीति करने लगी। रंगों की राज आप रंगों ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं लौटा हूँ बात। पवित्र त्योहार का अपमान कर रहे हैं आप, होली जैसे पवित्र त्योहारों का अपमान। ठीक है रजा रिजवी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अगर रंगों पर सियासत नहीं होनी चाहिए, ये बात कही जा रही है, तो फिर खुद पिक्चर बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? और जो रिएक्शन दिया गया, तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रिएक्ट किया गया। साथ साथ ये बताइए कि टोपी पहनने और टोपी बदलने पर भी टिप्पणी की गई है। क्या टोपी बदलने से जो गठबंधन कई सारे किए गए, उस पर तो इशारा नहीं था मुख्यमंत्री का, इस वजह से ये बयान सामने आया है? रजा जी देखिए, ऐसा है कि जो रंगों का है, हर दिन एक रंग है। जैसे बुध के दिन जो है वो हरा रंग का कपड़ा ज्यादातर लोग पहनते हैं, और जुमेरात के दिन जो है लोग जो है वो हल्का गुलाबी रंग का कपड़ा पहनते हैं, और मंगल के दिन लाल कपड़ा पहनते हैं, लाल कुर्ता, और शनिचर के दिन लोग काला कपड़ा पहनते हैं, काला कुर्ता पहन लेंगे। आप देखिए कभी कभी लोग, हमारे पंडित जी जो बताते हैं, हर दिन के हिसाब से ड्रेस है, उस हिसाब से पहनते हैं, और सोमवार के लोग सफेद कपड़ा पहनते हैं। तो ये दिन बटे हुए हैं कपड़े के लिए, लोग उस तरीके से पहनते हैं। लेकिन मैं देखता हूं हमारे लायक दोस्त अनुराग भदौरिया जी हमेशा जो है वो हरा कुर्ता ही पहन के आते हैं, और बहुत गाढ़ा हरा कुर्ता पहनते हैं। वो हमें लगता है कि 10-12 कुर्ता है, कि वही कुर्ता धो धो के पहन रहे हैं, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन वो किसी पंडित ने उनको बता दिया है कि हरा कुर्ता आप पहनेंगे तो आप टीवी पर खूब बैठेंगे, और टीवी पे आपका प्रचार होता रहेगा, आप मंत्री बन जाएंगे, हमें यही लगता है, इसलिए हरा कुर्ता पहने रहते हैं। लेकिन ये है कलर का जो है, देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो कलर है भगवा कलर है। वो भगवा कलर इसलिए है, वो शांति का कलर है। वो कलर ऐसा है कि सूरज का जो है तेज जो निकलता है सवेरे सवेरे, वो भगवा कलर का होता है। और पैगंबर मोहम्मद इस्लाम जो है, मोहम्मद साहब सफरन टर्बन पहनते थे वो सफरन टर्बन पहनते थे, वो जो अम्मामा पहनते थे, आप समझिए। तो ये है लोगों का मिला हुआ। लोग समझते हैं कि हरा जो है मुसलमानों का कलर है, लेकिन हरा मुसलमानों का कलर नहीं है। मोहम्मद साहब अम्मामा सफरन टर्बन पहनते थे, वो जाफरान के कलर का पहनते थे। तो ये कोई ना समझे कलर के हिसाब से। लेकिन अब क्या बताएं, लोगों ने कलर को धर्म से ले लिया कि साहब हरा मुसलमान का है और भगवा हिंदू का है। सपा वाले अपना लाल टोपी पहनते तो उनका हो गया, पीला जो है वो भदौरिया ने भी तो यही कहा कि रंगों को बांटा गया। ये कलर जो है चुनाव के हिसाब से लोगों ने लिया है। अनुराग भदौरिया भी तो यही कह रहे हैं कि चुनावी पार्टियों लगातार बीजेपी बांटने की कोशिश करें रंगों के आधार पर। सैयद साहब नहीं, रंगों के आधार पे कोई बट नहीं रहा है। रंग जो है वो रंग है, और जो रंग है वो सच्चा रंग है। ये तो लोगों की समझ की फेर है कि बीजेपी रंगों के आधार पे बांट रही है, ऐसा नहीं है। बीजेपी अपने उद्देश्य, अपने मुद्दे, अपने कार्य के हिसाब से आ रही है। आम जनता समझेगी तो उनको जिताएगी, आगे बढ़ाएगी, फिर जीत के आएंगे, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ठीक है अभिषेक जी मैं आपके पास ही आ रहा था। ठीक है, मैं आपके पास ही आ रहा था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आप जवाब दीजिएगा। मेरा सवाल तो सुन लीजिए पहले। आपने सवाल उठाया कि मुद्दों पर राजनीति नहीं हुई, लेकिन सवाल यहाँ पर मुद्दों पर राजनीति की जिम्मेदारी विपक्ष की भी उतनी है जितनी सत्ता पक्ष की है। कांग्रेस ने जब आपने ये सवाल पूछा कि टिकट ऐसे ऐसे लोगों को दिया जाता है जिनके नाम लिस्ट में शामिल है या फिर हिस्ट्री शीटर्स को दिया जाता है, तो पिछली सरकार में समाजवादी पार्टी की सरकार में एक मंत्री थे जिनको अखिलेश यादव ने बाद में निकाल दिया था मंत्रिमंडल से,
बस्ती जिले से आया करते थे, बाद में आपकी पार्टी में गए, आपकी पार्टी ने टिकट दिया, तो फिर मैंने सवाल यहाँ पर यही पूछा था, अभिषेक जी, मैंने सवाल यहाँ पर यही पूछा था कि नीति नियत की बात करनी अच्छी लगती है, लेकिन उसे अपनाना ज्यादा बेहतर होगा। मेरा वक्तव्य इतना था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग दूसरी पार्टियों से निकाल करके अपनी पार्टियों में मिला लेते हैं। मेरा सवाल तो वही है कि आपकी पार्टी में भी तो ऐसे कई किस्से हैं, आपकी पार्टी में भी तो कई ऐसे सारे किस्से हैं। अरे आयुष भाई, मैं आपको क्या बताऊं, पंजाब का मामला ले लीजिए, पंजाब में मुख्तार का मामला ले लीजिए, आप ये समझिए वो कांग्रेस के मेंबर भी नहीं है, मुख्तार अंसारी कांग्रेस के मेंबर भी नहीं है, लेकिन वो मुसलमान है। ठीक है, इसलिए पंजाब के अंदर जो है, पंजाब के अंदर जो है, पार्टी की चाटुकारिता में उतर ये आप पर्सनल कुंड लगाइए, कोई चाटुकर्ता की बात नहीं है। ठीक है, अभिषेक मैं तो जो पंजाब में, ठीक है, सैयद साहब एक बार सुन लेते हैं, फिर कहिएगा। सैयद साहब सुन लेते हैं, सैयद साहब, ठीक है, सैयद साहब, ठीक है, सुन लेते हैं एक बार, सैयद साहब सुन लेते हैं, क्यों नहीं छोड़ रहे सैयद रजा साहब एक बार सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं अभिषेक जी, फिर कहिएगा पूरा। वो एक एमएलए है, सैयद रजा जी, सैयद रजा जी, लेकिन पंजाब में क्यों बताया जा रहा है? सैयद रजा जी एक बार सुन लीजिए क्या कह रहे हैं अभिषेक, फिर उसके बाद कहिएगा। धर्म के राजनीति नहीं करती है। ठीक है अभिषेक जी, बात पूरी करिए। ठीक है अभिषेक जी, पूरी करिए बात। मैं देखिए आयुष जी, मुद्दों से हमें जो मुद्दे हैं हमें उन पे रहना चाहिए। हमेशा कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मुद्दों की राजनीति की है, उनको देखती है। चाहे रोजगार के लिए हो, युवाओं को रोजगार नहीं मिला उस पर भी हमने प्राथमिकता दी है, सुरक्षा के मुद्दे भी प्राथमिकता दी है, करप्शन के मुद्दे पे भी हमने सरकार को घेरा है, और भी जितने भी मुद्दे हो गए हमने हमेशा उसको घेरा है। आप देख लीजिए, चाहे योगी आदित्यनाथ जी को ऐसा क्या बयान देना, क्या जरूरत पड़ गई कि टोपी की राजनीति उनको करनी पड़ गई। लेकिन अभिषेक जी, सवाल यहाँ पर ये है कि अगर उन्होंने बयान दिया तो आप लोगों ने रिएक्ट क्यों किया? क्या आप लोगों पर ही बयान था? मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग जाकर बांटते हैं, उत्तर दक्षिण को बांटने की कोशिश करते हैं, कुछ लोगों ने देश को बांटा, कुछ लोग उत्तर दक्षिण में बांट रहे हैं। मेरा सवाल सुन लीजिए, अभिषेक जी, मेरा सवाल सुन लीजिए, ठीक है, मेरा सवाल सुन लीजिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोगों ने देश को पहले बांटा, उसके बाद अब उत्तर दक्षिण में बांट रहे हैं। इस पर रिएक्ट अगर आप लोगों ने किया तो क्या फिर आप लोग बांटने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे तो फिर रिएक्ट क्यों किया? सवाल यहां पर यह है। देश को देखिए, संपूर्ण हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है इसको खंडन करना कि देश को बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जाति धर्म की राजनीति, अरे इस देश को आजाद कराने में हिंदू भी था, मुस्लिम भी था, सिख भी था, ईसाई भी था, सब लोगों ने मिलकर के इस देश को चलाया है और देश को आगे बढ़ाया है, पूरे देश को आजाद किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जाति धर्म के नाम पे पेटेंट करा करके बैठ गई है। हम गंगा में डुबकी करेंगे, सुन नहीं पाया, मैं समझा नहीं पाया आपको, मेरा सवाल सुनिए। हम अगर राम नाम जपेंगे या राधे राधे कहेंगे तो इनसे पूछ करके करेंगे। ठीक है, मेरा सवाल इतना ही था। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले देश को बांटा गया, अब उत्तर दक्षिण में बांटा जा रहा है। अगर इस बयान पर कांग्रेस रिएक्ट करती है तो इसे क्या समझा जाए? और आप ये बयान देखिए, सरासर देखिए, रिएक्ट करना इसलिए जरूरी पड़ा कि जनता को दिखना चाहिए कि असलियत क्या है। आप हाउस में खड़े होकर के दूसरे प्रदेश की आप बात करेंगे, आप मुख्यमंत्री हैं, अपने प्रदेश के हैं, आप वहां की समस्याओं के बारे में बात कीजिए। वहां पे क्या हुआ, आपने पूरा बयान नहीं सुना, लेकिन आप वहां की बातों को लेकर के आ गए कि क्योंकि वहां पे राहुल गांधी जी गए। राहुल गांधी जी के बगैर या कांग्रेस पार्टी के बगैर पूरे भारतवर्ष में मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का खाना हजम नहीं होता है। इस वजह से कांग्रेस, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अरे आप विकास की बात करते हैं कि विकास कांग्रेस पार्टी ने कितना किया हुआ है, क्या क्या किया था। कांग्रेस पार्टी के किए गए कामों को आप आज भी भुना रहे हैं उनका नवीन नामकरण करके। अब बात करते हैं काम की, अरे कोई काम किया हो तो आप गिनाते कि हमने क्या क्या काम किया, क्या क्या काम नहीं किया। उज्ज्वला योजना एक लेकर के गिनाते, वो भी पुराने नए रूप में आप देखते कितने लोगों ने उसकी रिफिलिंग करा ली, कितने लोग 807 रुपए 860 रुपए, ये सारे मुद्दे उठाते हैं आप लोग। कितने लोग उसको रिफिलिंग अभिषेक जी, अगर ये सारे मुद्दे हैं तो मुद्दे उठाते हैं। आप लोगों ने एक ऐसे बयान पर रिएक्ट किया जिससे आप हमेशा भागते हैं, अभिषेक जी, छुपाते हैं। अगर ये सारे मुद्दे आपको लगते हैं कि ये मुद्दे वजनदार हैं, तरजीह दिए जाने लायक थे, तवज्जो पाने लायक थे, तो फिर आप लोग ये मुद्दे उठाते। आप लोगों ने तो एक ऐसे बयान पर रिएक्ट किया जिसका आपसे कोई वाकिफ ही नहीं है, इत्तेफाक ही नहीं, आप खुद उस बात को जिक्र कर रहे हैं। आयुष जी, कांग्रेस पार्टी ने कहिए। देखिए आयुष जी, हमारे नेताओं को
हमारे नेताओं को और कार्यकर्ताओं को जबरन लाठी डंडा मारा जाता है, लेकिन हम डरते नहीं है। उसके बाद उससे भी काम नहीं चलता तो जेल में ठूस दिए जाते हैं, लेकिन हमारे जोश को कम नहीं कर पाते। हम हमेशा मुद्दों की राजनीति करते और करते रहेंगे, लेकिन मुद्दों को भटकाने के लिए हमेशा। अभिषेक जी, मेरा सवाल तो यही है कि अगर ऐसा हो रहा था सत्ता पक्ष की तरफ से तो आप लोग मुद्दे पर टिके होते। अगर वो मुद्दों से भटका रहे थे तो आप मुद्दों पर टिके होते। आप लोगों ने तो उसी मुद्दे पर रिएक्ट किया जिस मुद्दे को उठाया गया। अब आप यहाँ पे आके चर्चा में कुछ भी कहिए। विधानसभा में किस मुद्दे पर हंगामा हुआ, सारी प्रदेश की जनता ने देखा। अभिषेक जी, प्रदेश की जनता को सच जानने का अधिकार है। आप हमारे लीडर को आप किसी भी तरीके के आपत्तिजनक शब्दों से नहीं कह सकते। चलिए ठीक है, आपत्तिजनक ही है हमारे लिए। ठीक है डॉक्टर सुभाष जी, उसको आप बिना नाम लिए उसको संबोधन करेंगे, उसके बाद लेकर के आएंगे। हम आपत्ति भी नहीं करेंगे हमारे नेता के लिए। ठीक है सुभाष जी, जवाब दीजिए। प्रदेश के मुद्दे क्या कम पड़ गए थे, इस वजह से केरल के मुद्दे लाने पड़े? देखिए, 2020 का मैं उदाहरण एक कोरोना महामारी का देना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के अंदर। क्योंकि इस समय इनके द्वारा शासित महाराष्ट्र, जहां पर तीनों की सरकार है, वापस कोरोना आ गया है। केरल में जहां से राहुल गांधी जी आज सांसद हैं, कोरोना वापस आ गया है। दिल्ली के अंदर जहां आपकी सरकार है, कोरोना वापस आ गया है। और अगर मैं 2020 में कोरोना महामारी की केवल गुड गवर्नेंस की बात करूं तो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है, जहां 40 लाख प्रवासी मजदूर बाहर से आए और उन्हें ससम्मान उनके घर पहुंचाया गया, उनका इलाज कराया गया और कोरोना का सफाया उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया। लेकिन डॉक्टर विकास की बात करूं तो कांग्रेस अगर विकास करती तो सब जगह से धीरे धीरे बाहर न हो जाती। और अंतिम पौंडीचेरी से भी जो दक्षिण भारत में जहां उनके कदम पड़े, वहां से भी इनके हाथ से निकल गया। और जो अपराध की बात अभी आ रही थी, मैं पूछना चाहता हूं इन्हीं कांग्रेस के भाइयों से कि मुख्तार अंसारी से इनकी क्या रिश्तेदारी है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी उत्तर प्रदेश के अपराधी को पंजाब में पनाह दिए हुए हैं और उत्तर प्रदेश के कोर्ट से भी समन जाते हैं और वो उसे दिलाने को, सर्व करने को तैयार नहीं है। ये अपराध की साठगांठ तो कांग्रेस की सरकार की और अपराधियों की हो रही है। मित्रों, ये किस मुंह से बात करते हैं? ठीक है सुभाष जी, मेरा सवाल आपसे ही था कि अगर महाराष्ट्र में केसेस बढ़े हैं, दिल्ली में केसेस बढ़े हैं, केरला में केस बढ़े हैं, तो क्या यह सरकार की सिर्फ जिम्मेदारी है या फिर कई और सारे फैक्टर्स हो सकते हैं वहां पर केसेस किस वजह से बढ़े? फर्ज करिए गल्फ कंट्रीज के ज्यादातर लोग केरल से जाते हैं, महाराष्ट्र में बाहर की फ्लाइट ज्यादा आती हैं, दिल्ली में बाहर की फ्लाइट ज्यादा आती हैं। अगर किसी स्पेसिफिक प्रदेश में केसेस बढ़े हैं तो क्या सिर्फ सरकार को भर से ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं? इसके अलावा जो मेरा मुख्य सवाल था कि प्रदेश के मुद्दों तक ही हम सीमित क्यों न रहे? बाहर के मुद्दों का जिक्र करना प्रदेश की विधानसभा में जरूरी था क्या? कांग्रेस ने पूछ रही। नहीं, कांग्रेस के पास कहने को कुछ नहीं है, इसलिए वो ऐसी बातें करती है। कांग्रेस ने अगर विकास उत्तर प्रदेश के अंदर किया होता तो उत्तर प्रदेश से कांग्रेस पिछले 15 वर्षों से 20 वर्षों से लगातार बाहर ना होती। गठबंधन भी करके देख लिया, अखिलेश यादव जी के साथ भी गठबंधन करके देख लिया, औरों के साथ भी करने को तैयार है। आज तो कोई साथ भी इन्हें लेने को तैयार नहीं है। इन्होंने कोई विकास नहीं किया उत्तर प्रदेश के अंदर। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने गुड गवर्नेंस का एक रूप करके दिखाया, कोरोना पे विजय प्राप्त की, प्रवासी मजदूरों के साथ सम्मान उनके घर पहुंचाया। सुभाष जी, मेरा सवाल यही था उनका अगर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो फिर विधानसभा में जिक्र क्यों मेरा किया? एक मिनट। और अगर उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं, उन्होंने अगर रंगों की, हमने किसी भी रंग का विरोध नहीं किया, हमने किसी को जाति धर्म में नहीं बांटा। इनकी तो शुरुआत भारत को खंडित करके हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनाने से शुरुआत हुई इनकी। और ये हम पर विभाजन का आरोप लगाते हैं। सारे विभाजन जितने देश के अंदर हुए तो कांग्रेस की सरकार में हुए, हमने कौन सा विभाजन किया? सैयद रजा साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये जवाब देना। अंग्रेजों की मुखबरी किसने की? अंग्रेजों को मुखबरी करके अभिषेक जी, मैं आपके पास आऊंगा, इसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। सुनिए पहले सैयद रजा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सावरकर जी ने कौन सी पिस्तौल दी थी? अभिषेक जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन एक बार सुन लीजिए। सैयद रजा साहब, मेरा सवाल आपसे नहीं है, मुझे लग रहा है सुभाष चंद्र जी। अभिषेक जी, ठीक है, एक बार सुन लीजिए, आपकी बारी आएगी तो कहिएगा, आराम से कहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सैयद रजा जी, मेरा सवाल आपसे है
टोपी वाला बयान दिया गया, उसे समाजवादी पार्टी ने रिलेट किया। समाजवादी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अखिलेश यादव ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर और डिस्प्ले पिक्चर बदल दी। जो विभाजन वाला बयान दिया गया, दक्षिण और उत्तर को बांटने वाली बात कही गई, वहां पर कांग्रेस ने तुरंत रिएक्ट किया, कांग्रेस ने उसे रिलेट किया। ऐसा क्या कारण आप मान रहे हैं कि विपक्ष ने अपने अपने हिसाब से उन दोनों चीजों को रिलेट करके रिएक्ट किया है? देखिए, ऐसा है कि मुख्यमंत्री ने, योगी आदित्यनाथ जी ने आज जो है सदन में बहुत ही समझदारी से उन्होंने अपने बात को विपक्ष के सामने रखा। और आप देखिए कि उन्होंने नाम नहीं लिया, नाम नहीं लिया किसी पार्टी का, और बिना नाम लिए हुए लोगों को खड़ा कर दिया, चाहे वो सपा की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस के एमएलए हो, चाहे सपा के एमएलए हो, वो उत्तेजित हो गए। तो ये मुख्यमंत्री की एक अपनी आर्ट है कि उस आर्ट से जो मुख्यमंत्री अपना काम कर रहे हैं, अपनी बखान कर रहे हैं, अपना बता रहे हैं कि साहब वो कोविड-19 में हमने कितना काम किया, हमने रोज 11 अधिकारियों की बैठकें की और बैठकों में निर्णय लिया, निर्णय की वजह से WHO ने भी हमको सर्टिफिकेट दिया कि साहब बहुत अच्छा काम किया गया है कोविड-19 में। तो कई तरीके का उन्होंने प्रमाण पत्र बताया कि दिया गया। और उत्तर प्रदेश में सही है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना को रोकने में उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत मजबूती से काम किया है। और आयुष, आप भी इस बात को समझते होंगे क्योंकि आप भी पत्रकार हैं और समाज के बीच में रहते हैं, कि उत्तर प्रदेश में रोका गया है। और ये सही था कि वेंटिलेटर नहीं था, पहले पीपी किट नहीं था। आप समझिए ठीक से जो है कोविड-19 को रोकने, कोरोना को रोकने के लिए ठीक से कोई दवा नहीं थी, कोई सेंटर नहीं था, कोई अस्पताल नहीं था, उसमें कोई पैसा भी इसके लिए नहीं था। उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने धीमे धीमे लोगों ने पैसा दिया। बेड हमारे पास है। एक महिला ने, जो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर आयुष जी, वो मुख्यमंत्री के पास स्वयं आई कि साहब कोरोना के लिए हम जो है पैसा देना चाहते हैं, अपना मकान देना चाहते हैं। मुख्यमंत्री सदन में कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आप बहुत बुजुर्ग हैं, आप जो है वो मत आइए यहाँ, हम आपको बुलवाते हैं। तो मुख्यमंत्री ने बुलवाया उनको और बुलवा के कहा कि मकान मत दीजिए। लगभग 1 करोड़ रुपया उस औरत ने दिया, जितना दिया होगा, लेकिन हमें लगता है लगभग 1 करोड़ रुपया दिया। तो आम जनता ने भी ज्यादा एनजीओ ने सहभागिता की है, तो लोगों को तैयार किया। इसलिए दूसरे आयुष जी, सुभाष जी, मैं लौटता हूं। क्या यह विश्वास इनके किसी मुख्यमंत्री ने देश के अंदर पैदा किया? ठीक है, नहीं, मैं केवल एक लाइन के, क्या यह विश्वास इनके किसी मुख्यमंत्री ने देश के अंदर पैदा किया जैसा सवाल पूछा, योगी आदित्यनाथ जी ने किया? ठीक है सुभाष जी, उसी का जवाब लेते हैं। अभिषेक जी इसका जवाब दीजिए, लेकिन साथ में ये भी बताइए, मुख्यमंत्री ने इन तमाम चीजों का जिक्र भी तो किया है सदन में। मुख्यमंत्री ने आज खुद सदन में मौजूद सभी लोगों से अपील की कि जितने भी सदस्य हैं सबको मास्क लगाकर रखना चाहिए, कि अच्छी कोशिश भी की। दूसरी तरफ जो निशाना साधा, अगर आपने उसी पर रिलेट करके उसी पर रिएक्ट करने की कोशिश की तो मुद्दा आपने बनाया, मुख्यमंत्री ने नहीं बनाया, ये क्यों न कहा जाए? अभिषेक जी देखिए आयुष जी, रजा साहब अगर ये बात भी बता देते कि मैं नाम नहीं लूंगा, मैं समझ गया हूँ रजा साहब भी, मैं नाम नहीं लूंगा, फिर बता रहा हूं कि जिस समय यहां पे एक बार टेस्टिंग होती थी और दूसरा व्यक्ति यहां पे आकर के अपनी टेस्टिंग मशीन को लेकर के घूमता रहा, एक अधिकारी ने अपना प्रमोशन ड्यू होने की वजह से उसको अप्रूव नहीं किया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसका प्रमोशन ड्यू था। वो भी थे प्रमुख सचिव, मैं नाम नहीं बोलूंगा। प्रमुख सचिव जी ने इस वजह से उसको अप्रूव्ड नहीं किया था क्योंकि उनका प्रमोशन ड्यू था। एक साथ एक बार में 16 लोगों की टेस्टिंग हो जाती, लेकिन तब तक वो 1 महीना चक्कर करते रह गए कि उत्तर प्रदेश में हम और ज्यादा जागरूकता से लोगों को जागरूक कर सके, टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा हो सकी। अगर रजा साहब इस बात को भी बताते तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती। अब बात दूसरी बात है, जब कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष के नाते अपने बसों को भेजा, बाद में क्या सच्चाई है मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो कोई बात ही नहीं, बाकायदा पेपरों में भी खूब निकला था, सब जानते हैं। जब कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष का दायित्व अदा किया कि लोगों को अपने क्षेत्रों में अपनी जगह पे भेजने के लिए 1000 बसें भेजी थी, तो उनमें से हम कह रहे हैं आपने कहा गलत थे, उसमें से 500 बसें ही ले लेते, आप लोगों को सुविधाएं मुहैया करा करके पहुंचा देते। बिहार चुनाव आ गया तो वहां पे लोगों को रोटी नसीब ना हो पाई, लेकिन इनकी एलईडी टीवी पहुंच गई प्रचार के लिए।
उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में कितनी जगह पे भी आपने देखा भ्रष्टाचार किस कदर फैल गया। ठीक है, लोगों ठीक को है, रोटी अभिषेक जी, मुहैया ठीक ना है, हो सकी, ठीक है, इसका जवाब मैं सुभाष जी से लूंगा। पार्टी के लोग ठीक है, और उनसे संबंधित अधिकारी ठीक वहां है, पे भ्रष्टाचार फैलाने में पीछे ठीक है रहे। अभिषेक जी, ठीक है, इसका जवाब मैं सुभाष जी से पीछे लूंगा, लेकिन नहीं मेरा रहे। सवाल अभी भी उसमें बना ये भी हुआ देखिए, एक चीज और है। जोड़ूंगा। अगर ये सारे एक चीज मुद्दे और थे, जोड़ूंगा। अगर ये सारे मुद्दे थे तो आपने उठाया क्यों नहीं सदन में? आपने तो कैसे मुद्दे पर रिएक्ट किया जिसको आप खुद कह रहे कि मुद्दा ही नहीं था, उसका जिक्र होना नहीं चाहिए था। अगर नहीं होना चाहिए था तो फिर आप लोगों ने रिएक्ट क्यों किया उस पर? सवाल ये उठ रहा है कि अगर इतने सारे मुद्दे हैं जो आप गिनवा रहे हैं, क्या विधानसभा में जो आपके सदस्य बैठे उनको ये सारे मुद्दे पता नहीं थे, या फिर वहां पर राहुल गांधी का अप्रत्यक्ष तौर पर जिक्र किया गया था, वहां पर डिफेंड करना ज्यादा जरूरी था ताकि नंबर बना रहे? देखिए, अप्रत्यक्ष तौर पे इन्होंने राहुल गांधी जी के बारे में जिक्र किया, जो हमारे नेता भी हैं और हम उनको बहुत मानते भी हैं। आप ये देखिए कि उसमें क्या जरूरत पड़ गई, आप उस चीज को ना लेकर के आते। आपके पास जैसे अभी आपने कहा, अभिषेक जी मेरा सवाल अभी भी बना हुआ है। अभिषेक जी मेरा सवाल अभी भी बना हुआ है। आपको जरूरत की जगह पड़ गई। आपने कहा कि जनता के ये मुद्दे थे। नहीं, अभिषेक जी सुनिए, आपको जरूरत की जगह भारतीय जनता पार्टी को पड़ गई। ठीक है, जरूरत वाला सवाल मैं उनसे लूंगा। ठीक है, बिल्कुल सवाल पूछूंगा। याद दिला दूं सुभाष चंद्र अभिषेक जी, ठीक है, हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में आएगी और आप रोक भी नहीं पाएंगे। तब अभिषेक जी, ठीक है, वो सवाल उसका मैं जवाब डॉक्टर सुभाष से लूंगा। मेरा सवाल जो है ये है कि अगर आपने जनता के सारे मुद्दे गिनाए तो उनका सदन में जिक्र क्यों नहीं हुआ? जिक्र किस मुद्दे का हुआ? जो राहुल गांधी से जुड़ा हुआ था। यानी कि कांग्रेस के लिए राहुल गांधी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जनता के मुद्दों से। राहुल गांधी का अप्रत्यक्ष तौर पर जो जिक्र किया गया उस पर आप लोग हमलावर हो गए, लेकिन जनता के ये सारे मुद्दे जो आप आज गिनवा रहे हैं, इनका जिक्र तो आज सदन में कांग्रेस की तरफ से नहीं दिखा अब तक। तो ज्यादा प्रायोरिटी क्या है, जनता के मुद्दे या फिर राहुल गांधी का मुद्दा? बिल्कुल हो। देखिए, आज के हाउस में जो रोज की कार्यवाही होती है उसके हिसाब से देखा उन मुद्दों पे भी हम बात करेंगे। हमने कहीं ऐसा भी नहीं कहा है, हम उन मुद्दों को तो लेकर के चले ही हैं। वो सड़क से लेकर के सदन तक हम उन मुद्दों को तो उठा ही रहे हैं। और लेकिन फिर वही प्रश्न है कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, आपका कहना है कि राहुल गांधी आपके सर्वोपरि नेता है, इस वजह से हमने डिफेंड किया। ठीक है सुभाष जी, ठीक है सुभाष जी, ठीक है सुभाष जी से जवाब लेते हैं। सुभाष जी, राहुल गांधी का अप्रत्यक्ष तौर पर जिक्र करना, निशाना साधने की नौबत क्यों आई, ये पूछा जा रहा है। आयुष जी, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इस बहस को शुरू से आप एक बिंदु पर मेंटेन करना चाहते हैं और बार बार आदरणीय अखिलेश जी से पूछ रहे हैं कि आखिर आपने वहां पर जनता से जुड़े हुए मुद्दे क्यों नहीं उठाए विधानसभा के अंदर, और आपने केवल रंग के ऊपर अपने आप को चोर की दाढ़ी में तिनका मानते हुए विधानसभा के अंदर रिएक्ट किया। और ये उसका जवाब देने के बजाय ये भी और प्रदेशों पर, कभी पटना पर, कभी बिहार पर, कभी किसी पर, वहां पर आ गए। मेरा कहना केवल ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर विकास भी चरम सीमा पर है। अभी कल बजट पेश हुआ, ये 5 लाख करोड़ 50 लाख का बजट आया, जिसके अंदर चिकित्सा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, कृषि के लिए और स्वास्थ्य के लिए, ग्रामीण बैकग्राउंड के लिए, किसान ये भी सवाल तो उतना ही मुखर उठता है, ये भी सवाल तो उतना ही बड़ा यक्ष प्रश्न है, उसका कुछ करें कि इन सारे बिंदुओं का आप जिक्र कर लेते, राहुल गांधी का जिक्र करने की जरूरत क्यों पड़ी? राहुल गांधी को डिफेंड किया कांग्रेस, इस पर गलत हो सकती है, लेकिन उठाया क्यों मुद्दा? राहुल, हमने तो राहुल, आप बार बार ये बात कह रहे हैं कि उन माननीय मुख्यमंत्री जी ने राहुल गांधी का नाम ही नहीं लिया, उन्होंने केवल रंगों का जिक्र किया और रंगों से ये इतने तिलमिला गए। और मुझे बल्कि माननीय रजा साहब का जवाब बहुत अच्छा लगा, जो उन्होंने रंगों के बारे में सारा डिस्क्रिप्शन दिया, पूरे सप्ताह का दे दिया, कौन दिन कौन रंग किसे पहनना चाहिए या पहनते हैं या पंडित बतलाते हैं। ये इतने क्यों रंगों पर बिदक गए कि इन्हें सीधा ऐसा लगा कि ये राहुल गांधी जी के बारे में ही कह रहे हैं। और राहुल गांधी जी तो आज नहीं, पिछले कई वर्षों से लगातार उनके बयान बचकाने हैं। सुभाष जी, ऐसा कौन सा सांसद है जो फिलहाल उत्तर प्रदेश से सांसद नहीं है लेकिन केरल से है? सिर्फ राहुल गांधी है, यानी कि साफ तौर पर हमला बीजेपी का राहुल गांधी पर ही था। अब इसे कैसे किया जा सकता है? अभिषेक जी मैं लौटता हूँ, ठीक है अभिषेक जी मैं लौटता हूँ, सुन लीजिए डॉक्टर सुभाष। आयुष जी, जिस बजट की ये बात कर रहे हैं, जिस बजट की ये बात कर रहे हैं, मैं इनको याद दिला दूं कि बजट का लगभग 43 से 45% मुझे खूब याद है, कर्मचारियों और पेंशनरों में निकल जाता है। आप
नहीं, आपको याद नहीं तो मैं याद दिलाता हूं। अभिषेक जी, ये तो हर बजट का है। अभिषेक जी, ये तो हर बजट का है। राजस्थान में बजट पेश हुआ है। ये तो हर बजट की कहानी छोड़ी उसने। विकास का ठीक है। काम वहां पर हो रहा है। 22 से 23 लाख है। आप वैक्सीन फ्री कैसे देंगे? लगभग अनुमानित जो राशि है 24,000 करोड़ पहुंचे। ठीक है अभिषेक जी, मैं आपके पास आऊंगा, जवाब दीजिएगा। ठीक है अभिषेक जी, मैं आपके पास आऊंगा, तब जवाब दीजिएगा। सुनिए पहले अभिषेक जी, ठीक है, मैं आता हूं। ये सारे अगर मुद्दे हैं तो ये मुद्दे उठाने चाहिए थे ना। फिर सैयद रजा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरह से हंगामा किया गया दोनों ही विपक्षी पार्टियों की तरफ से, चाहे समाजवादी पार्टी की बात की जाए या कांग्रेस की तरफ से बात की जाए, ये मुद्दे थे क्या असल में? आज अगर सदन में इस पर हंगामा हुआ, सदन के बाहर मुद्दा उठाया गया, ये मुद्दे थे जानबूझ के जनता के मुद्दे थे ये, या फिर कुछ नेताओं तक स्पेसिफिक सीमित थे? देखिए, ऐसा है कि मुख्यमंत्री जी ने अपनी पूरी बजट की जो तारीफ की, वो तारीफ करते रहे और बताते रहे कि हमने क्या क्या काम किया, क्या क्या काम किया, क्या क्या काम करना है, चाहे वो कोविड-19 का हो, चाहे हेल्थ का हो, जिसके वो बताते रहे। और बताते बीच में ये दो बातें, रंग वाली और दूसरी ये बात जो है वो वायनाड वाली बता करके, राहुल का बिना नाम लिए हुए कह के बहुत समझदारी से इन दो विपक्षियों को उन्होंने चिढ़का दिया। ठीक है, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। में आ गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो मुद्दे पे बात करनी चाहिए थी। आपका अभिषेक वाजपेयी साहब, आप जुड़े चर्चा में। आप तीनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो रंगों से लेकर टोपी तक पर सियासत जारी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार दिख रहा है। लेकिन बड़ा मुद्दा क्या है कि जनता के मुद्दों का जिक्र तो लगातार मिल रहा है, लेकिन जनता के मुद्दे क्या इन विपक्षी पार्टियों की तरफ से उतनी ही मुखरता से उठाए गए, लेकिन जिनका लगातार जिक्र किया जा रहा है? बड़ा सवाल ये है। फिलहाल इस डिबेट में, इस चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।